हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन पोर्शन है, जिसमें जो यूपीएससी या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे बी ग्रेड या सी ग्रेड के स्टेनोग्राफर जो बनना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। रेडी? पराए प्रदेश में फंसे लोगों को उनके अपने प्रदेश पहुंचाने के लिए शुक्रवार को श्रमिक दिवस पर जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली, उसका न केवल स्वागत बल्कि अनुकरण करना चाहिए। करीब 40 दिन के लॉकडाउन के उपरांत देश को फिर जोड़ने वाली जो ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए रवाना हुई, वह देश के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब केरल से उड़ीसा और महाराष्ट्र से बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनों का जरूरी सिलसिला चल पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्री विशेष रेल की मांग करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार और रेलवे अब बहुत नियोजित तरीके से विशेष रेल चलाने की नीति पर चल पड़ा है। इससे देश में राहत का एहसास बढ़ना चाहिए। ऐसी रेल एक जगह से चलेगी और केवल अपनी मंजिल पर जाकर रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकने का प्रावधान होगा। एक बोगी में 54 यात्री यात्रा करेंगे, जो कि 1.5 मीटर की परस्पर दूरी बनाकर यात्रा कर सकेंगे। उम्मीद है कि बीच में ना रुकने वाली ट्रेन में पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा लौट रहे लोगों की चिकित्सा जांच और कुछ दिन क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी। एक साथ 1200 से 1600 लोगों को अपने यहाँ लाने का खतरा उठा रहे राज्यों को अपनी ओर से पूरे इंतजाम करने चाहिए। विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जनबहुल राज्यों में करीब 45 लाख लोगों के लौटने का अनुमान है। अतः इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित रखने और उनका यथोचित जांच करना एक बड़ा काम होगा। उन्हीं राज्य सरकारों को यह जोखिम मोल लेना चाहिए जिनके पास पूरे साधन और इंतज़ाम है। केंद्र सरकार ने अगर इस घर वापसी योजना को मंजूरी दी है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह ज़रूरतमंद राज्यों की मदद करे और किसी भी संदिग्ध को यात्रा करने से रोका जाए। जो राज्य सक्षम नहीं है, उन्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए, और जो राज्य सक्षम है, उसे अपने यहाँ से श्रमिकों को जाने नहीं देना चाहिए। फंसे हुए पर्यटक, तीर्थ यात्री, मजदूर, छात्र इत्यादि जब लौटने लगे, तब सरकारों और विशेष रूप से रेलवे को अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ के लिए किन परिस्थितियों में ट्रेन चलाना है। यह संदेश लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए कि तेलंगाना से झारखंड के लिए यह ट्रेन तभी चलाई गई जब वहां मजदूर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। पराए प्रदेश से आए मजदूरों की आबादी रखने वाली सरकारों के लिए यह बहुत सावधानी और समझदारी का समय है, क्योंकि कुछ मजदूरों के लौटने से बाकी मजदूरों में भी बेचैनी बढ़ेगी। अतः घर लौटने की नीति बहुत पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। फंसे हुए लोगों के बीच विशेष रेल को लेकर किसी प्रकार का असंतोष नहीं होना चाहिए। वापसी का यह अभियान बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों की पूरी जानकारी रखना, उनकी पूरी जांच करना और उन्हें अपने अपने घर तक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए सुरक्षित पहुंचाना, यह केवल राज्य सरकारों
अधिकारियों और चिकित्सा समाज के ही लिए परीक्षा की घड़ी नहीं है। यह हम सब नागरिकों के लिए भी अपने कर्तव्य निभाने और सरकार की पहल की लाज रखने का समय है। भारत जैसे देश में दूध फेंका जाना बहुत चिंताजनक है। सरकार को दूध उत्पादकों की सुध लेनी चाहिए। भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसमें से 20 करोड़ लीटर दूध किसान अपने इस्तेमाल के लिए खुद अपने पास रख लेता है, जबकि 10 करोड़ लीटर दूध विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से बेचता है। शेष 20 करोड़ लीटर दूध को किसान सीधे गली मोहल्ले की चाय की दुकानें, होटलों, मिठाई बनाने वालों को बेचता है। इससे उसके रोज़मर्रा के घरेलू खर्च निकलते हैं। यह किसी को नहीं छुपा कि कोरोना महामारी के कारण ग्राहकों तक दूध की पहुंच प्रभावित हुई है। बाजार पूरी तरह बंद है। जाहिर है, जिस 20 करोड़ लीटर दूध की किसानों पर दैनिक आय टिकी है, उसका बाजार अब साफ हो चुका है। मोटा अनुमान है कि बीते एक महीने में दुग्ध उत्पादक किसानों को करीब 60 अरब रुपए का घाटा लग चुका है। भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया का लगभग 20% है। इस दूध का कोई 30% हिस्सा हर दिन मिठाई, दही आदि में इस्तेमाल होता है। कुछ दूध का पाउडर बनता है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की सालाना व्यवसाय वाले दूध पर कोरोना की काली छाया ऐसी पड़ी है कि इससे देश में पौष्टिक आहार की उपलब्धता प्रभावित हुई है। आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ी है। दूध के कारोबार में लगे करीब 10 करोड़ लोगों के सामने जीविका और भोजन का संकट पैदा हो गया है। देश में दूध देने वाले करीब 12.53 करोड़ गाय भैंसें हैं और बगैर कमाई के इन मवेशियों का पेट भरना छोटे किसानों के लिए बेहद कठिन होता है जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों और दूध देने वाले पशुओं का पालक राज्य है। फरवरी महीने तक यहाँ एक नंबर का दूध 40 से 50 रुपए प्रति लीटर था, जो अब आज की डेट में 15 से 20 रुपए लीटर बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। लॉकडाउन और उसी दौरान असमय बरसात के चलते फसल कटाई में देरी हो रही है, सो नया भूसा नहीं आ पा रहा है। ऐसे में मवेशी को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा। सनद रहे कि उत्तर प्रदेश पहले से ही आवारा पशुओं की समस्याओं से परेशान है और कोरोना की आपदा ने इस समस्या को दुगना कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में खोया बनाने की भट्टियां लगी हैं, जो हर दिन कई हजार लीटर दूध लेती हैं। शामली बागपत के 4 बजे सुबह कई ट्रक टेम्पो चलते थे, जिनके केवल खोए की टोकरियां लदी होती थीं। ऐसे सभी गांवों में इस समय सन्नाटा और भुखमरी की चहलकदमी है। उधर पंजाब और हरिद्वार के पास दूध बहा देने की भी खबरें हैं। झारखंड में सामान्य दिनों में दूध की खरीदी 1,45,000 लीटर होती है, जो आज घटकर 70 से 72,000 लीटर रह गई है। लॉकडाउन होने पर पशु आहार, कुट्टी, चोकर, दाना के न केवल दाम बढ़े हैं, इनका मिलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी तब हो रही है जब मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने डेयरी उद्योग के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। जैसे कर्नाटक सरकार ने अनबिके दूध को शहरी गरीबों में निःशुल्क बांटने के लिए 200 करोड़ की योजना लागू की है। महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को पाउडर में बदलने की परियोजना के लिए 180 रुपये जारी किए गए हैं।
बिहार में आंगनबाड़ी के जरिए दूध पाउडर बांटा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी 20,000 आंगनबाड़ी के जरिए 2.5 लाख बच्चों को दिन में 2 बार दूध बांटने का काम शुरू किया है। भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या करोड़ों में है। यहाँ दूध का फेंका जाना बहुत चिंताजनक है। सरकार को इन दुग्ध उत्पादकों की सुध लेनी चाहिए। पंचायत स्तर पर दूध खरीदकर कुपोषित बच्चों आंगनबाड़ी मिड डे मील में इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर शुद्ध घी बनाना भी फायदेमंद रहेगा। घी की हर समय मांग रहती है। इसे बनाने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत भी नहीं होती और घी को लंबे समय तक घर में भी सुरक्षित रखा जा सकता है।